अब देखिए नए साझेदार का प्रवेश अपन आज पढ़ रहे हैं। एक लेसन अपने क्लियर कर दिया है। नए साझेदार के प्रवेश में देखिए, जैसे कि कोई फर्म है या साझेदारी फर्म आप कह सकते हो, साझेदारी व्यवसाय है, उसमें कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं पहले से, ठीक है, और भी उसकी आवश्यकता है किसी चौथे व्यक्ति की, जैसे कि 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, चौथे व्यक्ति की आवश्यकता है, तो उनको प्रवेश के लिए क्या करेंगे, वो आमंत्रित करेंगे, ठीक है। और प्रवेश भी कैसा होना चाहिए, ये सभी साझेदार हैं वो कैसे होने चाहिए, सहमत होने चाहिए। सभी साझेदार सहमत होंगे तभी उसको साझेदार बनाया जाएगा, ठीक है। और साधारण रूप से कह सकते हैं तो ये डी जब इसमें साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तब ये डी भी इसका स्वामी हो जाएगा, डी भी इसका स्वामी हो जाएगा। पहले 3 स्वामी तो हैं, चौथा व्यक्ति आया है वो भी इसका स्वामी माना जाएगा फिर प्रवेश करने के बाद में, तो ठीक है। ये स्वामी कब होगा, जब ये 2 कंडीशन पास करेगा। कौन सी 2 कंडीशन है, एक तो वो पूंजी लाएगा, एक वो ख्याति लाएगा। ये 2 कंडीशन उसके क्लियर करनी पड़ेगी। पूंजी क्यों लाता है, पूंजी क्यों लाता है, पूंजी लाता है संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। किसके लिए लाता है, संपत्तियों में इच्छा प्राप्त करने के लिए पूंजी लाएगा, और भावी लाभों में इच्छा प्राप्त करने के लिए क्या लाएगा, ख्याति लाएगा। 2 कंडीशन क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। सबसे पहले तो कोई नया व्यक्ति आ रहा है साझेदार में, ठीक है, और वो व्यक्ति क्या माना जाएगा, इसका स्वामी माना जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि ये 2 कंडीशन पार करते हैं, उसके पास में 2 अधिकार होते हैं। कौन कौन से अधिकार होते हैं, संपत्ति में इच्छा प्राप्त करने का अधिकार और भावी लाभों में इच्छा प्राप्त करने का अधिकार, 2 उसको अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी संपत्ति में इच्छा प्राप्त करने के लिए वो पूंजी लाएगा और भावी लाभों में इच्छा प्राप्त करने के लिए वो ख्याति लाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये प्रश्न जरूर बनता है। जो आपके फैक्ट है वो स्पष्ट रूप से मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए, जब साझेदार प्रवेश करता है तब नया व्यक्ति है, ठीक है। तो इसमें आप परिभाषा बना सकते हो कि साझेदारी फर्म में नए व्यक्ति का स्वामी के रूप में प्रवेश करना क्या कहलाता है, नए साझेदार का प्रवेश, ठीक है। साझेदारी फर्म में या साझेदारी व्यवसाय में नए व्यक्ति का स्वामी के रूप में प्रवेश करना, नए व्यक्ति का स्वामी के रूप में प्रवेश करना क्या कहलाता है, नए साझेदार का प्रवेश। लिखने की आवश्यकता है या फिर ऐसे ही समझाऊं, समझना जरूरी है, लिखा हुआ तो बुक में भी पढ़ा है, ठीक है। नए साझेदार का स्वामी के रूप में प्रवेश करना क्या कहलाता है, नए व्यक्ति का स्वामी के रूप में प्रवेश करना क्या कहलाता है, नए साझेदार का प्रवेश या फिर साझेदार का प्रवेश कह सकते हो। रह जाएगा क्लियर। पहली परिभाषा तो आपको ये याद रखनी है कि नए साझेदार का प्रवेश किसे कहते हैं, तो नए व्यक्ति का स्वामी के रूप में फर्म में प्रवेश करना ही क्या कहलाता है। अपने अनुसार आप परिभाषा बना सकते हो। आपको पता है कि नया व्यक्ति है और फर्म में प्रवेश कर रहा है और नया साझेदार बन रहा है, तो नए व्यक्ति का फर्म में स्वामी के रूप में प्रवेश करना क्या कहलाता है, नए साझेदार का प्रवेश। उसके पास में 2 अधिकार होते हैं, संपत्ति में इच्छा प्राप्त करने का अधिकार और भावी लाभों में इच्छा प्राप्त करने का अधिकार। संपत्ति में इच्छा प्राप्त कब करेगा, जब वो पूंजी लेकर आएगा, और भावी लाभों में इच्छा प्राप्त कब करेगा, जब वो ख्याति लेकर आता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, एक होता है फर्म का पुनर्गठन, फर्म का पुनर्गठन, ये शब्द समझना। पुनर्गठन का अर्थ आप कह सकते हो परिवर्तन, बदलाव। किसी न किसी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी कारण से फर्म में कोई न कोई परिवर्तन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फर्म का पुनर्गठन, ठीक है। परिवर्तन किन किन कंडीशन में हो सकता है वो एक बार देख लो। परिवर्तन एक तो होगा नए साझेदार के प्रवेश पर। कब होगा, नए साझेदार के प्रवेश पर। इसमें भी आपके परिवर्तन होगा, पहले जैसे कि 2 थे अब 3 हो रहे हैं, पहले 3 थे अब 4 हो रहे हैं, ठीक है। यानी नया साझेदार प्रवेश करेगा तब भी वो पूंजी लेकर आएगा, ख्याति की राशि लेकर आएगा, उसका अनुपात अपन को निश्चित करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फर्म में बदलाव तो आएगा, फर्म में कोई ना कोई परिवर्तन तो होगा।
तो नया साझेदार जब प्रवेश करता है वो भी फर्म की क्या है, पुनर्गठन की स्थिति है। फिर इसके बाद देखिए, इसके विपरीत लिख दो, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, या फिर इसके साथ में आप लिख सकते हो अवकाश या फिर मृत्यु। अगर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो भी फर्म में परिवर्तन होता है, ठीक है। उसका हिस्सा देना, ठीक है, उसका अनुपात में क्या करेंगे, फिर नया अनुपात ज्ञात करना। और अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो भी फर्म में परिवर्तन होगा। तो ये फर्म का जो पुनर्गठन है, इसका आप यही मान लो कि पुनर्गठन का अर्थ परिवर्तन या बदलाव होता है, ठीक है। और कब होगा, जब नया साझेदार प्रवेश करेगा और किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण। आप इस पॉइंट को दूसरा पॉइंट बना सकते हो, अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए ना तो आप क्या कर दो, किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण, फिर उसके बाद में साझेदार की मृत्यु, ठीक है। फिर उसके बाद में और कौन सी कंडीशन आ सकती है, और कौन सी कंडीशन आ सकती है, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, ठीक है। और क्या, दो फर्मों का समामेलन, दो फर्मों का एकीकरण या समामेलन एक ही बात है, ठीक है, दो फर्मों का एकीकरण। और क्या आ सकता है इसमें, कब फर्म का पुनर्गठन हो सकता है, और एक कंडीशन बाकी है, साझेदारी फर्म का कंपनी में परिवर्तन, साझेदारी फर्म का कंपनी में परिवर्तन। एक बार ये देख लेना वापस, नए साझेदार का प्रवेश किसे कहते हैं, नए व्यक्ति का स्वामी के रूप में प्रवेश करना, या फिर साझेदारी फर्म में नए व्यक्ति का स्वामी के रूप में प्रवेश करना क्या कहलाता है, नए साझेदार का प्रवेश। उनके पास में दो अधिकार होते हैं, संपत्ति प्राप्त करने का और भावी लाभों में इच्छा, दोनों में इच्छा प्राप्त करने का अधिकार है, संपत्ति में भी और भावी लाभों में भी। भावी लाभ का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे लाभ क्यों नहीं आया, आने वाले समय में प्रवेश उसने किया, उससे आने वाले समय में जो भी लाभ होगा उसमें इच्छा प्राप्त करने का अधिकार है, जो वर्तमान लाभ है उसमें इच्छा प्राप्त करने का अधिकार उसको भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए, संपत्तियों में और भावी लाभों में इच्छा प्राप्त करने का अधिकार, दो अधिकार हैं, और उसको पूरा करने के लिए कि संपत्ति में इच्छा प्राप्त करने के लिए पूंजी लाएगा, भावी लाभों में इच्छा प्राप्त करने के लिए ख्याति लाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक अगर आपके कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़ें, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कितने प्रश्न बन रहे हैं देखिए, नए साझेदार का प्रवेश किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में नए साझेदार के कौन कौन से अधिकार होते हैं, और उस अधिकार को पाने के लिए वो क्या क्या, कौन कौन सी किस रूप में राशि लाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में फर्म का पुनर्गठन क्या होता है, पुनर्गठन की स्थितियाँ, कंडीशन कौन कौन सी हैं उसके बारे में। 3 प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नए साझेदार के प्रवेश पर क्या क्या करना पड़ता है अपन को, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, या फिर कौन कौन से लेखांकन कार्य करने पड़ते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखिए। नए साझेदार के प्रवेश पर परिस्थितियाँ क्या होती है, परेशानियाँ या समस्याएं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि नए साझेदार के प्रवेश पर कौन कौन सी गणना करनी पड़ेगी, XYZ, यानी क्या क्या आपको लेखांकन कार्य करने पड़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में देखिए। सबसे पहले आपको नए साझेदार के प्रवेश पर नया लाभ विभाजन अनुपात, नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना, नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करनी पड़ेगी, ठीक है। जब पहले मान लीजिए 2 व्यक्ति थे, फिर नया साझेदार प्रवेश करेगा तो आपको नया अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा, यानी भविष्य में किस अनुपात में अपन लाभ को बांटेंगे, ठीक है, उसके बारे में अपन को अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। यानी नए लाभ विभाजन अनुपात में जो नया साझेदार होता है उसका भी अनुपात साथ में होगा, ठीक है। और क्या कंडीशन होती, कौन सी होगी, त्याग अनुपात की गणना। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर तो त्याग है और कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, वहाँ पे क्या होता है, फायदे का अनुपात, त्याग अनुपात की गणना, ठीक है। नया अनुपात ज्ञात करेंगे। अब त्याग का अर्थ क्या होता है, त्याग अनुपात का अर्थ ये होता है कि जैसे कि पहले 2 व्यक्ति थे, ठीक है, और 10 रुपये का लाभ होता था, वो दोनों बराबर बराबर बांट लेते थे, 5 रुपये इसके आते थे, 5 रुपये इसके आते थे, ठीक है। अब तीसरा व्यक्ति प्रवेश करता है, तीसरा व्यक्ति प्रवेश करता है, जैसे कि सी ने प्रवेश किया और इसमें सी
जब प्रवेश करेगा तब अब की बार जब 10 रुपये का लाभ होगा ना, अब की बार जब 22 समय में जब 10 रुपये का लाभ होगा उसमें ये तीनों हकदार होंगे, तीनों हकदार होंगे। पहले 10 रुपये थे, उसको 5-5 रुपये मिल रहे थे। मान लीजिए अब की बार वो प्रवेश कर रहा है और उसको कितने मिल रहे हैं, 2 रुपये। कितने मिल रहे हैं, 2 रुपये, ठीक है। तो जैसे कि सी को 2 रुपये मिलेंगे तो इसको 5-5 थोड़े मिलेंगे, इसको कितने मिलेंगे, 4-4। कितने मिलेंगे, 4-4। तो इनके हिस्से में जो कमी आती है ना, इनके हिस्से में जो कमी आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, त्याग बोलते हैं। जो पुराने साझेदारों के हिस्से में कमी आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, त्याग बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, त्याग अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। फिर अगला क्या आप गणना करोगे, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन व दायित्वों का पुनर्निर्धारण, ये गणना करनी पड़ेगी, ठीक है। संपत्तियों का वर्तमान मूल्य क्या है और दायित्व का वर्तमान मूल्य क्या है उसके बारे में क्या करना, मूल्यांकन करना, ठीक है। जैसे कि पहले कोई संपत्ति आपके 5,000 की थी और उसके बाद में 2 वर्ष के बाद में जैसे कि आप पुनर्मूल्यांकन कर रहे हो, ठीक है, और उस समय आपकी संपत्ति 7,000 की हो गई है, तो वर्तमान में जब वो साझेदार प्रवेश करेगा तब उस संपत्ति को क्या मानेंगे, वर्तमान पुस्तक मूल्य है, उसी के आधार पर अपन क्या करेंगे, लेखांकन करेंगे, ठीक है। तो संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का पुनर्निर्धारण के बारे में अपन गणना करेंगे। और क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट क्या करोगे, संचित या अवितरित लाभ है, संचित या अवितरित लाभ है उसका क्या करेंगे, अपलिखित करेंगे या फिर समायोजन करेंगे। यानी अवितरित लाभ में सभी आ जाएगा, अवितरित लाभों का समायोजन, अवितरित लाभों का समायोजन, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या काम करना पड़ेगा, ख्याति का मूल्यांकन। नया साझेदार प्रवेश करता है तो ख्याति आपके पास में लेके आएगा ना फर्म में, तो ख्याति का मूल्यांकन। फिर इसके बाद में आपको एक और समायोजन करना पड़ेगा, पूंजी का समायोजन। क्या करना पड़ेगा, पूंजी का समायोजन। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वापस एक बार देखिए, जब नया साझेदार प्रवेश करता है तब आपको किस किस की गणना करनी पड़ेगी, आपके सामने क्या समस्याएं उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले है लाभ विभाजन अनुपात, ठीक है। लाभ विभाजन अनुपात आपको ज्ञात करना पड़ेगा, वो भी कौन सा, नया। उसमें जो प्रवेश करता है साझेदार वो भी शामिल होगा, ठीक है। त्याग का अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा, और त्याग का आपको पता है कि जिस अनुपात में जो पुराने साझेदार होते हैं नए साझेदार के हिस्से में अपना हिस्सा त्यागते हैं उसी को क्या बोलते हैं, त्याग का अनुपात बोलते हैं, ठीक है। जिस अनुपात में पुराने साझेदार है वो नए साझेदार के पक्ष में क्या करते हैं, या फिर नए साझेदार को अपना हिस्सा त्यागते हैं, उसे क्या बोलते हैं, त्याग का अनुपात। अपने हिस्सा देते हैं उसको, बाकी तो उसके पास में हिस्सा कहाँ से आएगा, ठीक है। जैसे कि पहले 10 रुपये 5-5 इसके पास में थे, अब 2 रुपये उसी में से दिए है ना, तब इनके पास में 4 और 4 रहे, इसी के हिस्से में से दिए। तो जो पुराने साझेदार जिस अनुपात में अपना हिस्सा त्यागते हैं उसे क्या बोलते हैं, त्याग का अनुपात, ठीक है। फिर उसके बाद में संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन और दायित्व का पुनर्निर्धारण करेंगे। अवितरित लाभ और का समय, इसमें संचय वगैरह सब कुछ आ गया, ठीक है। ख्याति का मूल्य, इसमें अवितरित आने भी साथ में ध्यान रखना, अवितरित लाभ और उसके साथ में आनी भी है। अगर आनी होगी तो वो नया साझेदार वो वहन नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए उनको भी क्या करना पड़ेगा, उनका भी समायोजन यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा और उसके बाद में पूंजी का समायोजन करना पड़ेगा। हो जाएगा क्लियर। अब इसके बाद में देखिए नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना। नया लाभ विभाजन की गणना।